नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो सीबीसीएस मोड में परीक्षाएं होने वाली हैं, मिड टर्म और इन टर्म दोनों परीक्षाएं साथ साथ होंगी। तो मैं बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र जो मिड टर्म और इन टर्म साथ ही साथ होगा, आइए किस प्रकार होगा, पेपर कैसा होगा, इससे संबंधित समस्याओं को समाधान हेतु देखा जाए तो सीबीसीएस मोड बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, मिड टर्म और इन टर्म साथ साथ होंगे। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि महत्वपूर्ण निर्देश है कि प्रथम प्रश्न पत्र 2 भागों में है। खंड अ व्याख्यात्मक 15 अंकों का होगा एवं खंड ब बहुविकल्पीय 60 अंक का होगा। खंड अ परीक्षा के अंत में जमा कर दिया जाएगा एवं खंड ब का उत्तर पत्रिका ओएमआर जमा होगा। तो आइए इस प्रकार जो 15 अंकों का खंड अ है व्याख्यात्मक, वह मिड टर्म के प्रश्न हैं, और जो 40 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो 60 अंक के, वे खंड ब के अंतर्गत होंगे और वे इन टर्म के प्रश्न होंगे। तो आइए पहले देखें। खंड अ व्याख्यात्मक सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव मूड में बता ही चुके हैं। यह देखा जाए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपसे टोटल 6 प्रश्न, यहाँ निर्देश देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे निर्देश भी आप देख लें क्या क्या भरना है। आपका 15 अंक का है, अनुक्रमांक भरना है, शब्दों में है, अंकों में पहले है, फिर शब्दों में है, फिर आपका नाम है, और उसके बाद जो कक्ष परिप्रेक्षक होंगे उनका सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपका कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, दिए रहेंगे, और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, तो ये 6 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। और चौथा प्रश्न है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। और छठा प्रश्न है, विद्यार्थियों के गृह के शैक्षिक कर्तव्यों का विवेचन कीजिए। इस प्रकार इन 6 प्रश्नों से आपको 3 ही प्रश्न करना है। अब आप प्रश्न लिखना शुरू करेंगे, वहाँ इस प्रकार के स्थान दिए रहेंगे पेपर में ही आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे प्रश्न संख्या खंड और प्रश्न संख्या 1 अगर डालते हैं, प्रश्न संख्या 1 उत्तर, उसके बाद आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा। और आप प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा और विद्या दोनों समानार्थी शब्द थे, तो किस प्रकार भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना सिखाना से लेकर विद्या सा विद्या या विमुक्ते, इन सब बातों का जिक्र करते हुए आप इसे मैं वीडियो बनाया हूँ, आप सिलेबस का उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ से शुरू करके आप एकदम सारगर्भित तरीके से लिखिएगा कि आपके 200 शब्दों में पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाए। तो आप आराम से इसी प्रकार शिक्षा से क्या समझते हैं, सब जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं जो इसके खंड ब वाले प्रश्न हैं, जो इन टर्म के होंगे सीबीसीएस मोड में। वहाँ पे पेपर आईडी आपका दिया रहेगा, दिनांक भरना होगा, अनुक्रमांक भरना होगा, अंकों में, शब्दों में, और वहाँ पे 40 प्रश्न करने होंगे। सब निर्देश आप महत्वपूर्ण निर्देश है, आप उसे पढ़ लीजिएगा जिससे कोई गलती आपकी न हो। जो ओएमआर शीट मिलेगा उसको बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है, तो आप जानते भी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीखना तथा सिखाना।
आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, देखें। पहला है धर्म का पालन करना, ये भी सही प्रतीत है, सही है। मोक्ष की प्राप्ति, प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। सी ऑप्शन है आध्यात्मिकता का विकास, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर प्राचीन कालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, देखिए, प्राचीन शिक्षा की विशेषता है। तो प्राचीन शिक्षा जो थी वो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, सही है। पूर्ण आवासीय व्यवस्था थी, गुरुकुल में बच्चे रहते थे, और सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करना पड़ता था उपनयन संस्कार के बाद, ये भी आप जानते ही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भी ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी प्राचीन शिक्षा की विशेषता थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। आप लोग इन प्रश्नों को देखें और साथ साथ इन विषयों को जहाँ से जिन अध्यायों से लिया गया है, जिस पाठ्यपुस्तक से, वहाँ जाकर उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। मेरा उद्देश्य है आपको रिवीजन कराना। चौथा प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी। यहाँ पे देखिए, स्वाध्याय विधि थी, भाषण विधि भी थी, और वाद विवाद थी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न देखिए आप लोग। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे, अवधी, पाली, संस्कृत, फारसी। तो आप जानते हैं सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। प्रश्न संख्या 6 है, देखें आप, तैयार करें। प्राचीन कालीन शिक्षा का संबंध था। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात है, प्राचीन कालीन शिक्षा का जो संबंध था वह सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेदों से। आइए अगले प्रश्न को देखें। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो आप जानते हैं प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, और उसका प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। ऑप्शन सी सही होगा। उपनयन संस्कार करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्गों का होता था, 3 वर्णों के लोगों बालकों का होता था, और इसकी उम्र 8 से 12 वर्ष के मध्य थी। ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष, क्षत्रिय के 10 वर्ष, और वैश्य बालक का 12 वर्ष पर। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, आप तैयार रखेंगे। उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल पहुँचता था, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, वहीं से प्रश्न जो अभी जिक्र हम लोग किए हैं वहीं से पूछा है, वो पूछा गया है, आप लोग इसे तैयार करें। उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 से 12 वर्ष के मध्य। प्रश्न संख्या 9 है, किसने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 10वां प्रश्न है, शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव कौन कौन हैं। आप देखें, इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है 11 नंबर प्रश्न, एजुकेशन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, वे हैं। ये प्रश्न देखिए, कल की भी मैं पेपर जो सॉल्व कराया उसमें भी मैं क्वेश्चन मिला था, यहाँ पर भी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ई और डू को। प्रश्न संख्या 12 देखें, सा विद्या या विमुक्ते किसने कहा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य ने। इसे तैयार करें। अगर यही बात है अरस्तु, तो अरस्तु स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास को शिक्षा मानते हैं। और बात यदि हम करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद जो हैं वह कहे हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। और सावेल की बात करें तो किंडरगार्टन पद्धति के यह जनक हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब तैयार कर लें, क्योंकि विगत बीएड
के जहाँ पर CBCS मूड में परीक्षाएं हुई हैं उन प्रश्न पत्रों को मैं यहाँ संकलित किया हूँ और उन्हीं प्रश्न पत्रों को सॉल्व करा रहा हूँ कि आप लोगों को इसी प्रकार प्रश्न मिलेंगे, आप लोग इसे तैयार कर लें। 13 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है कहा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कल भी मैं कराया था, बार बार ये प्रश्न आते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन एडम्स द्वारा द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा है। और शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, वो जॉन डीवी कहे हैं। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 14 पूछा गया है, आप देख लें। इनमें से कौन सा शिक्षा का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ है? तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि शिक्षा का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ है उसके ई और डूको से बना है, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना, बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो 14 का बी ऑप्शन सही होगा, बाहर निकालना। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर यहाँ पे आप आसानी से कर लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण यह वर्ण है और त्यागी अग्रवाल यादव एक कास्ट है, जाति हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 16 पूछा गया है, ये प्रश्न मैं कराया भी हूँ आपको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते ही हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में। आप लोग इसे तैयार करें। 17 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन है। तो यह कथन आप जानते हैं, अभी हम लोग जिक्र किए हैं इसके पहले। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु का। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, शिक्षा के रूप हैं। अब शिक्षा के रूप आप जानते हैं, शिक्षा के 3 रूप हैं, कल भी ये कराया था, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया है, आप देख लें, तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 20 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? तो आप आसानी से जान रहे हैं, यह प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है, और इनके पुस्तक का नाम पूछे तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, और इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 21 है, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है। अब शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है, तो यहाँ पे है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, आत्माभिव्यक्ति, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, आत्माभिव्यक्ति, क्योंकि वैयक्तिक उद्देश्य है तो व्यक्ति को अपना आत्माभिव्यक्ति अगर कर लेगा तो वह योग्य नागरिक भी बन जाएगा और वह समाज के भलाई के लिए कार्य करेगा। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 22 पूछा गया है, आप देख लें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है, तो यहाँ पे देखें, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, नागरिकता का प्रशिक्षण। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है। तो परिवार का शैक्षिक कर्तव्य अगर है तो यहाँ पे हम उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण परिवार के द्वारा तो होता ही होता है, और नागरिकता का प्रशिक्षण भी मिलता है, और बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास परिवार करने का प्रयास करता है, उससे वह कई सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेता है। तो यहाँ पे हम कहें कि डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें, 23 नंबर प्रश्न है, आसान प्रश्न है। परिवार है एक, तो परिवार जो है वह प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आते हैं, परिवार, पास पड़ोस और क्रीड़ा समूह, यह प्राथमिक समूह है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 24 है, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण का उदाहरण है। तो आप शिक्षा के 3 रूप जान ही गए हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक।
तो निरौपचारिक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो विद्यालय है वो औपचारिक है, विद्यालय औपचारिक है। आप जान लें विश्वविद्यालय भी औपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। परिवार जो है ये अनौपचारिक में आएगा, अनौपचारिक में यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये निरौपचारिक एजुकेशन के अंतर्गत आएगा, यानी कि नॉन फॉर्मल एजेंसी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 है। पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं। तो आप अभी ऊपर ही जिक्र हुआ है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा यह निरंतर चलती रहती है। इसका कोई भी पूर्व नियोजित उद्देश्य नहीं होते हैं। यह व्यक्ति को अनुभव के द्वारा प्राप्त होती है। जब से वह पैदा होता है मृत्यु पर्यंत तक वह अनौपचारिक एजेंसी उसके अंदर शिक्षा मानी जाती है। और यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, क्योंकि पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं औपचारिक शिक्षा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 26 नंबर प्रश्न है, थोड़ा कटा हुआ है, आप वॉइस से क्लियर कर लें, थोड़ा दिखाई भी दे रहा है। निरौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए जो 26 नंबर प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है। तो यहाँ पे निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है। तो ऑप्शन आपके हैं नियोजन को, ये सही है। लचीलेपन को, ये भी सही है। यहाँ तीसरी ऑप्शन है परंपराओं को, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 27 है। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, यह आपके कॉमन सेंस के प्रश्न है। आप देखें कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। धर्म में विश्वास उत्पन्न करने के लिए नहीं, धर्म की जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं, यह है उत्तम गुणों एवं आदतों के निर्माण करने के लिए। सही है ऑप्शन 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन है उसको हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें से एक सही का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें सी सही है। यदि डी पर विचार किया जाए तो पूजा पद्धति बताने के लिए, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी सही है, डी भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है। निरौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। तो देखते हैं, विचार करते हैं। एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निरौपचारिक का पाठ्यक्रम इसका निश्चित तो होता है कुछ हद तक, लेकिन इसे अगले प्रश्न को देखें। आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई निश्चित योजना नहीं होती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है। यहाँ पे थोड़ा निश्चित पाठ्यक्रम तो होता है, लेकिन इसमें थोड़ा खुलापन होता है, वह चॉइस बेस्ड होता है। तो यहाँ पे देखें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, निरौपचारिक शिक्षा का आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होता, यह किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह 4 ऑप्शन है। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है नहीं, शिक्षा का प्रत्यक्ष अर्थ है नहीं, शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो शिक्षा की है वो बहुत ही व्यापक है, यानी व्यापक अर्थ में शिक्षा का ये अर्थ है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है, आप तैयार करें। शिक्षा वह अभिकरण है जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है, कहा जाता है। देखिए शिक्षा के रूप से प्रश्न बने हैं, आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, औपचारिक अभिकरण। प्रश्न संख्या 31 है। देखते हैं, विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, किसने कहा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी प्रयोजनवादी हैं। आप लोगों से सेकंड पेपर में भी नॉलेज एंड करिकुलम में भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे वह जॉन डीवी से, यानी कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से बनेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 है आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है। चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह
द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यहाँ पे देखिए, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है और रास महोदय भी शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माने हैं। डीवी तीन ध्रुवी माने हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि चुंबक के समान, तो वहाँ पे जो हुबतः पूर्णतः जो यह परिभाषा है यह रास महोदय का है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन जो है रास महोदय का है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 है आपके लिए, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे जो है वह होगा ऑप्शन सी, टीपी नन महोदय शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक हैं। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? देखिए, इसका सही उत्तर आप तुरंत लगा लेंगे, ऑप्शन बी विद्यालय। अनौपचारिक पूछता तो परिवार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है। ये भी देखिए, डीवी की बात हो रही है। किसने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन डीवी। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में शिक्षा का दायित्व है निम्न में किसका? तो आप जानते ही हैं, ये प्रश्न मैं कराया भी हूँ, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर से जो आप लोगों का मैं कराया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर को देखें, मात्र 2 वीडियो बनी है, आप उसे तैयार कर लें। या रिवीजन करा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहें। तो इसका सही उत्तर आपको पता ही है कि समवर्ती सूची में 1976 में शिक्षा को किया गया और समवर्ती सूची के विषय पे राज्य और केंद्र दोनों का समान अधिकार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न आपके लिए है, बालक की प्रथम पाठशाला है, रिपीटेड प्रश्न है, बता चुका हूँ। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, परिवार। प्रश्न संख्या 38 है, शिक्षा के विषय में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, सही है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, सही है। शिक्षा केवल साक्षरता है, ये गलत है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि शिक्षा के विषय में क्या सही नहीं है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा केवल साक्षरता है, ऐसा नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे देखिए, व्यावसायिक कार्यकुशलता का विकास यह लोकतांत्रिक उद्देश्य है। नेतृत्व का विकास भी लोकतांत्रिक उद्देश्य है। धार्मिक मूल्यों का विकास ये नहीं है, धार्मिक मूल्यों का विकास लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पूछा है कौन सा लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है, तो धार्मिक मूल्यों का विकास जो है यह लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है, धार्मिक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो यह 39वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। आइए अंतिम प्रश्न आपके लिए है 40 नंबर, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, ग्रीक भाषा के स्कोला से हुआ है स्कूल शब्द की उत्पत्ति। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। मेरा यह उद्देश्य यह कराने का है कि विगत वर्षों में ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य यानी कि शिक्षा के मूल तत्व से संबंधित ये सब प्रश्न बनेंगे। आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 1-2 और मैं प्रैक्टिस सेट आपसे कराऊंगा। तो मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप तैयारी अच्छी तरीके से करें। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। नमस्कार।